हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सिजरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर में ईथर का सब्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए जानते हैं ईथर का सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय ईथर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा ईथर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ईथर कैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या नहीं देगा और कौन से सूटेबल रिएजेंट इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ईथर डिफर फ्रॉम एल्कोहल in that leaving group of an ether is RO negative while the leaving group of alcohol is OH negative। ये सभी जानते हैं ईथर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ROR, ठीक है। अगर एक R पर अटैक होगा तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर OR नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर OR नेगेटिव लिविंग ग्रुप है तो इसकी जो पावर क्या होगी OH के अकॉर्डिंग, तो उसको देख लेते हैं। द लिविंग पावर ऑफ OH एंड OR ग्रुप इज नियरली सेम, ठीक है। बहुत ही अपनी जो पावर होती है एकदम सेम पाई जाती है यहाँ पर OH और OR की, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं रहता। सो एल्कोहल एंड ईथर आर इक्वली अनरिएक्टिव। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एल्कोहल और बहुत ही सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन करा रहा था बहुत ही सूटेबल रिएजेंट के साथ, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली ईथर भी इसी टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें सूटेबल रिएजेंट होंगे क्या, तो मैनी ऑफ द रिएजेंट दैट आर यूज्ड टू एक्टिवेट एल्कोहल टुवर्ड्स SN, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, कैन नॉट बी यूज टू एक्टिवेट ईथर। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे रिएजेंट एल्कोहल में यूज किए जा रहे थे वो रिएजेंट सारे के सारे मैं यूज नहीं कर सकता ईथर के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। तो एक्टिवेट करना है ईथर को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए तो हमें बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, जो अगले पॉइंट में मैंने आपको बोला है। द मोस्ट कॉमन रिएजेंट यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ ईथर आर स्ट्रॉन्ग प्रोटोन एसिड। प्रोटोनिक एसिड यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड HX हेलो एसिड यहाँ पर हम लोग लेंगे, बहुत ही शानदार है। कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, और जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा यहाँ पर, ये ले सकते हैं, तभी जाके ईथर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर पॉइंट है ईथर के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। अब ईथर इन पॉइंट को लेते हुए कैसे सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो आइए हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको जानते हैं। ओके, आइए हम लोग ईथर की रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आखिर ईथर SN1 एंड SN2 रिएक्शन देगा। और ये जो डिपेंड होता है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ईथर की। तो ईथर का जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसी टाइप से हमें SN1 और SN2 रिएक्शन सेलेक्ट करनी होगी। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे SN1 ये देगा और कैसे SN2 इसका प्रोसेस होता है। तो SN2 को मैं पहले लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास ईथर है ROR, ठीक है, और मेरे पास HNU ये अटैकिंग रिएजेंट है, और अपना ये कैटलिस्ट रिएजेंट अपना H पॉजिटिव है। तो इसमें बन जाता है RNU और ROH, ये अपने पास बन जाता है। अब ये कैसे स्टेप फॉलो हो रही होगी, तो ये ROR इसके पास लॉन्च पर रहते ही है। अब एसिडिक मीडियम जो है H पॉजिटिव, ठीक है, ये पहली स्टेप में क्या करेगा, ईथर को एक्टिवेट कर देगा। तो ईथर को एक्टिवेट कर दिया इसने, ठीक है। अब जैसे ईथर एक्टिवेट हो गया तो यहाँ से जो NU आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, वो क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर कर देगा। तो NUR ये बन जाएगा और ROH ये बाहर हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये क्या है, SN2, बैक साइड अटैक हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये SN2 स्टेप है। अगर मैं SN1 की बात करता हूँ तो SN1 कैसे फॉलो होगी, तो सभी जानते हैं SN1 में अपने कैटायन बनेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो पहली स्टेप में क्या करेगा, H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो R, ये O, ये R और ये H, ईथर को इसने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर अपना बाहर निकलेगा ROH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा R पॉजिटिव और ROH ये बाहर हो जाएगा। अब कैटायन जैसी बनाया है, ठीक है। अब जैसे ही कैटायन बन गया दूसरी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, SN1, और ये क्या हो जाएगी SN2। तो ईथर के लिए हमें इस टाइप से मैकेनिज्म को अपनाना है। तो पहले तो एक्टिवेट करना होता है ईथर को, ठीक है, कि वो अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे पाए। ओके, ये हम लोग बात कर लेते हैं अब अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन रहेगी और मैं इसको
एक एक पॉइंट करके यहाँ पर डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तो बड़े ध्यान से इसको देखा जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर टेक प्लेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ईथर में मेरे पास दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड मैंने ये दे दिया और एक बॉन्ड मैंने ये दे दिया। तो जैसे कि सभी जानते हैं ROR-, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फर्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सेकंड, इसको नाम दे दिया। अब जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करनी है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर दो टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हैं। इसको किस टाइप से हम लोग तोड़ सकते हैं? तो ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस इन 2 वेज, दो तरीके हो सकते हैं इसके। तो अगर मैं पहला तरीका ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये अटैकिंग रिएजेंट है HNu, तो H पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा और NU किसके फॉर्म में रहेगा? नेगेटिव फॉर्म में। अगर मैं बॉन्ड 1 को तोड़ रहा हूँ तो बॉन्ड 1 टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और R पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल NU, और नेगेटिव यहाँ पर बनेगा O पर, वो कौन अटैच कर लेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बन जाएगा R-, ये O और ये H। ये कब हो रहा है? जब ब्रेकिंग 1 बॉन्ड, मैंने 1 को तोड़ा। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ 2 को मैं तोड़ूँ, मैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ये 1 था, ये 2 था। ठीक है, यहाँ पर अब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अब क्या बन जाएगा? तो मेरे पास अब HNu है अटैकिंग रिएजेंट, और ब्रेकिंग किसका कर रहा हूँ मैं? ब्रेकिंग अब 2 पार्ट का कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट का। ठीक है, ये वाला। तो जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो इस R- पर पॉजिटिव चार्ज और O पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये वो क्या है अपने पास? 1 बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा? यहाँ पर R, ये O है, O के साथ क्या जुड़ेगा? OH, तो ROH बनेगा, और यहाँ पर मेरा RNu बनेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाती हैं कि किस टाइप से हमारा बॉन्ड टूटता है। अब कंडीशन हमें पता करनी है कि आखिर मैं कौन सा बॉन्ड कैसे तोड़ूंगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉन्ड तोड़ूंगा या सेकंड बॉन्ड तोड़ूंगा, कौन सा बॉन्ड कब टूटेगा, तो मैं इनको केस के अकॉर्डिंग समझाने जा रहा हूँ। केस 1, केस 2, केस 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग अब अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए जो बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 बनाया था मैंने, उसमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसके लिए मैं केस फर्स्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ईथर हमारे पास था अनसिमेट्रिकल, ये मैंने लिया R, ये O और ये R-, इस टाइप से। ये बॉन्ड 1 था और ये बॉन्ड 2 था। तो मैंने बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 को तोड़ा, तो ये R के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा है, उसी के हिसाब से हमें बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 तोड़ना है। तो मैं वही पॉइंट को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ कि कौन सा बॉन्ड कब तोड़ना है मुझे। तो मैंने केस फर्स्ट जनरेट किया इसका, तो बड़े ध्यान से देखा केस फर्स्ट क्या लिखा है मैंने। इफ बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी देन रिएक्शन इज SN2 एंड न्यूक्लियोफाइल ऑफ द रिएजेंट अटैक द एल्काइल हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन्स। मतलब हमारा रिएक्शन SN2 चलेगा अगर मेरे पास दोनों साइड की, यहाँ का एल्काइल और यहाँ का एल्काइल क्या है? प्राइमरी टाइप का है, 1 डिग्री टाइप का है, तब रिएक्शन SN2 टाइप से फॉलो होनी है। ठीक है, बैक साइड अटैक। और अटैक कौन से वाले पार्ट पर होगा? तो अटैक उस वाले पार्ट पर होगा जहां पर स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो रिएजेंट का जो अटैक होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा NU नेगेटिव, वो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन पर अटैक करके हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये कोई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये O, यहाँ पर CH2 और ये CH2 और यहाँ पर एक CH3 है, और मुझे यहाँ पर अटैक करना है। ये अटैकिंग रिएजेंट है HNu, H पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा और NU नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो सभी जानते हैं, यहाँ पर देखें ये R सेक्शन इतना और यहाँ पर ये R सेक्शन इतना, तो ये बॉन्ड 1 और ये बॉन्ड 2, मैंने इस टाइप से नाम दे दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है। स्मॉलर पार्ट ये है, मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा अपने पास, इसको क्या मिलेगा? इसको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से केस फर्स्ट हमारा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्राइमरी है, 1 डिग्री है, इस टाइप से। तो मेरे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NU। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NU, और दूसरा जो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर H पॉजिटिव पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर O और ये H। तो इस टाइप से हमारा केस फर्स्ट फॉलो हो जाता है। तो बड़े ध्यान से आप केस 1, केस 2, केस 3 को देखते जाएं।
आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने पास। अनसिमेट्रिकल ईथर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ईजी हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका केस सेकंड लेने जा रहा हूँ। हम लोग अब इसका केस 2 डिस्कस कर देते हैं। तो केस 2 में क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, टर्सरी हो जाएगा, देन मैकेनिज्म इज SN1, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझें। तो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है CH3, ये CH3 और एक CH3 यहाँ पर है, और ये O यहाँ पर CH2 और CH3, इस टाइप से मैंने ले लिया। और यहाँ पर H, ये NU मेरा अटैकिंग पार्ट है, तो इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है। आप सभी जानते हैं, अब एक एल्काइल मतलब इस साइड वाला देखें और इस साइड वाला, इस साइड वाला क्या है, 3 डिग्री वाला पार्ट है, ये 3 डिग्री वाला पार्ट है। ठीक है, इस साइड अपना नॉर्मल है अपने पास। तो एक कोई एल्काइल पार्ट अगर 3 डिग्री आ जाता है तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे चलेगी, ये SN1 टाइप से चलेगी। ठीक है, कैटायन बनेगा 3 डिग्री कैटायन, और 3 डिग्री कैटायन पर हमारी रिएक्शन कौन सी प्रेफर होती है, SN1 प्रेफर होती है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट, और इस सेक्शन पर कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव पार्ट। तो ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड 1 बोल दिया और ये बॉन्ड 2 बोल दिया, तो बॉन्ड 1 यहाँ पर ब्रेक होगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो ये CH3, यहाँ पर ये CH3, ठीक है, और नीचे एक CH3 है, यहाँ पर मेरा क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो कैटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस दूसरा क्या होगा, CH3 CH2, ये O और ये H। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये O और ये H, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये केस 2 वाला हमारा पार्ट यहाँ से डिस्कस हो जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ केस 3 की। ओके, अब मैं केस 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो केस 3 किस टाइप से लिया जाता है, इफ वन ग्रुप इज एल्काइल एंड अदर इज एराइल, देन रिएक्शन में भी SN1 एंड SN2। तब मेरे पास SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब SN1 होगी कि SN2 होगी, ये डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप का नेचर किस टाइप का है। ठीक है, तो इन दिस केस नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ओनली एल्काइल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखें ध्यान से। ये जैसे कि मेरे पास एक एराइल रिंग है, ये मेरे पास एराइल रिंग है, ये O, और इस साइड मेरे पास एल्काइल वाला पार्ट है। अब मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है HNU, जिसमें ये पॉजिटिव सेक्शन होता है और ये नेगेटिव सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इसके नेचर पर हमारी रिएक्शन डिपेंड करेगी, SN1 है कि SN2 है। अब जैसे कि यहाँ पर देखा, हिस्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट बहुत कम है यहाँ पर इस एल्काइल पार्ट, तो यहाँ पर हमारा SN2 पार्ट प्रेफर करेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, SN2 रिएक्शन प्रेफर होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है, और हमेशा इस एल्काइल वाले पार्ट को नेगेटिव सेक्शन और इसको क्या करना है, पॉजिटिव सेक्शन देना है, जैसे कि इस केस में बोला गया है। तो यहाँ से मेरे पास ये CH3 और NU बन जाएगा, और प्लस दूसरा मेरे पास C6H5 एराइल रिंग है, और ये O और यहाँ पर H आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हिस्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर SN2 प्रेफर हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग एल्काइल वाले पार्ट से SN1 और SN2 का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ट्रेसरी अपना एल्काइल वाला पार्ट होता, तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाती है, SN1 हो जाती है, लेकिन NU तो हमेशा एल्काइल वाले पार्ट को ही देना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके सेक्शन के बाद। तो जैसे कि हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 देख चुके हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो जैसे कि अनसिमेट्रिकल ईथर है और मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 की इस पर रिएक्शन करानी है, तो कहाँ पर कौन सा सेक्शन जुड़ेगा, तो देख लें। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में H पॉजिटिव होगा, और अपना जो नेगेटिव सेक्शन होगा वो होगा O, यहाँ पर SO3, ठीक है, यहाँ पर ये H, और ये नेगेटिव सेक्शन ले लेगा। तो SO3 इस तरह से हमारे पास, और O पर नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन इस टाइप से रहेगा, तो नेगेटिव सेक्शन ये वाला कहलाएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा और ये जो बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो एल्काइल दोनों साइड है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल है दोनों साइड। तो मैं देखूंगा लेस नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन। जहाँ पर लेस कार्बन कम है, कार्बन लेस है, वहाँ पर नेगेटिव सेक्शन देना है। तो नेगेटिव सेक्शन कौन सा, ये वाला। तो ये वाला इस पर जाएगा, और ये वाला किस पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन पर जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव पहुँच जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर CH3 और CH2 और मेरे पास O, यहाँ पर SO3H, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, और दूसरा सेक्शन है CH3, ठीक है, CH2 और एक और CH2 होगा, और O और ये H बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट इस टाइप से जनरेट हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास इस टाइप से है कंसंट्रेटेड HCl, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखेंगे यहाँ पर एक एल्काइल क्या है, ट्रसरी है, तो ये वाला क्या है, 3 डिग्री वाला है।
जो 3 डिग्री एल्काइल है वहाँ पर हमें क्या करना है, नेगेटिव सेक्शन भेजना है। तो नेगेटिव सेक्शन कौन है, Cl। तो Cl कहाँ पर अटैक करेगा, अपना इस पोजीशन पर, और H कहाँ पर जाएगा, H पॉजिटिव अपना इस पोजीशन पर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखें, CH3, यहाँ पर ये CH3 और एक CH3 नीचे है, यहाँ पर Cl लग जाएगा और CH3 CH2, ठीक है, 3 कार्बन वाला पार्ट है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O और ये H। तो इस टाइप से हमारे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं अगर केस 1, केस 2, केस 3 दिमाग के अंदर बैठा हुआ तो, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले एग्जांपल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, CH3COCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ है और ये ईथर लिया गया है, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा, CH3COCl को आयोनाइज कर देगा। तो आयोनाइज कैसे होगा, तो ये जो है CH3, ये CO इस पर पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव बना देता है, ठीक है। अब कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट जो बना हुआ है, अब ये किस पर अटैक करेगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर ईथर जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड मैं ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ इस टाइप, तो ये क्या होगा, O नेगेटिव। तो O नेगेटिव पर अपने पास कौन सा पार्ट जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 यहाँ पर O, और क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो CO वाला पार्ट होगा इस सेक्शन से जुड़ जाएगा। तो ये CO और ये CH3, और दूसरा सेक्शन क्या है, Cl नेगेटिव। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, अपना जो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये जो इसको अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो क्या होगा, तो ध्यान से देखें, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है अपने पास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला था, जहाँ पर लेस कार्बन होंगे वहाँ पर कौन सा पार्ट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा। और जहाँ पर अपने पास जो ज़्यादा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है वहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेक्शन जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, तो ये जो बॉन्ड होगा कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर CO इस पर पॉजिटिव चार्ज और O पर क्या होगा, नेगेटिव, और इसके साथ CO और ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जहाँ पर ज़्यादा कार्बन है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेक्शन, और जहाँ पर कम कार्बन है वहाँ पर नेगेटिव सेक्शन। तो नेगेटिव सेक्शन ये है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इस सेक्शन पर जुड़ेगा ये। तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर O, ये CO, और ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सेक्शन होगा इस ऑक्सीजन वाले पार्ट से जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा कार्बन का एल्काइल लगा हुआ है। तो ये CH3, ये CH2 और O यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, O तो है ही, और यहाँ पर CO, ठीक है, ये CO और ये क्या बन जाएगा, CH3 पार्ट बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से रिएक्शन को प्रोसीड करना होगा। तो आप केस को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाती है, ओके। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ईथर के केस में। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने इस टाइप का लिया है, CH3, यहाँ पर CH2, ये O, यहाँ पर CH2 और ये CH3 है अपने पास, और मैंने 2 मोल HI के लिए, 2 मोल जब HI इस ईथर से रिएक्ट करेगा तो पहले क्या बनाएगा, तो पहले तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर 1 मोल HI आएगा, ठीक है। तो 1 मोल HI का ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये अपना हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा, CH3 यहाँ पर CH2, ठीक है, ये O, यहाँ पर H, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मोल जो I नेगेटिव का रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर दूसरा जो पार्ट यहाँ पर I नेगेटिव का रखा हुआ है ये इस पर अटैक करेगा, जिससे कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेरे पास CH3, यहाँ पर CH2 और ये I प्लस CH3, यहाँ पर CH2 और ये क्या बन जाएगा अपने पास, O और ये H, ठीक है, और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखें, एक अपना I ग्रुप जुड़ चुका है एल्काइल वाले पार्ट से, और एक अपना OH ग्रुप जुड़ चुका है। अब जैसे कि दूसरा मोल HI का यहाँ पर यूज किया जाएगा, 2 मोल थे, 1 मोल तो यहाँ पर यूज हो गया, 1 मोल अब एल्कोहल को एक्टिवेट करने के काम आएगा। तो जैसे कि एल्कोहल पर एक्टिवेशन होगा तो यहाँ पर CH3, ये CH2, ये O, ये H, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। अब जैसे कि I नेगेटिव जो बाहर बैठा हुआ है इस कार्बन पर अटैक करके ये अच्छे लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, H2O बिग बेस, अच्छा लिविंग एबिलिटी वाला ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। और मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर CH2 और ये I बन जाएगा। तो 2 मोल इसके ऊपर लेते हैं तो CH3 CH2 I ये बना देंगे 2 मोल में, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार रिएक्शन यहाँ पर ली गई है, ओके। ये हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार ये रिएक्शन होगी ईथर पर। तो मैंने ईथर लिया CH3, यहाँ पर CH2, ये O,
यहाँ पर CH2 और ये CH3 और इसके ऊपर PCl5 की रिएक्शन कराना है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो सभी जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेंगे, PCl5 पर अटैक करेंगे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को मैंने कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया। ठीक है, 1 2 3, ये 4 और 1 5। ये क्या करेगा, इस फास्फोरस पर अटैक करेगा, जिससे एक हेलोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेरे पास स्टेप में क्या बना, -Cl नेगेटिव यहाँ पर, और ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ बॉन्ड बन चुका है। तो ये CH3, यहाँ CH2, ये O, यहाँ पर CH2 और ये CH3, फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बन चुका है। और इस फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन बचे हुए हैं, एक तो निकल चुका है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर टोटली जो Cl नेगेटिव निकला था, तो Cl नेगेटिव वापस से आएगा और ये क्या करेगा, इस कार्बन पर ये अटैक करेगा, जिससे कि मेरा ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सर, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे पास ध्यान से देखें, CH3 CH2 Cl तो ये बन ही गया है, CH3 CH2 और ये Cl तो बन ही गया है। साथ में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास ये ग्रुप बन गया है। यहाँ पर ध्यान से देखें, CH3 ये CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन है, CH3 CH2 ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का बॉन्ड फास्फोरस के साथ है। और फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है, तो अगर मैं देखता हूँ तो 4 क्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये 4 क्लोरीन 2 और एक इधर मैंने लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बना था, अब ये दूसरा प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, हेलोजन निकले, Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जैसे Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा वो कहाँ पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर। तो ये SNI की जो टाइप होती है रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो आसानी से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Cl, और ध्यान से देखें PO और 3 हेलोजन बनेंगे किसके पास, फास्फोरस के पास। तो यहाँ पर POCl3 ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं ये ईथर लेता हूँ, PCl5 की रिएक्शन कराता हूँ, तो मुझे पास क्या बनता है, तो CH3 CH2 का 1 मोल तो यहाँ पर बन ही गया था, और दूसरा ये मोल, और साथ में POCl3। तो मैं फाइनली क्या लिखूँगा, यहाँ पर CH3 ये CH2 और ये Cl, इसके 2 मोल, और साथ में POCl3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है PCl5 की ईथर के ऊपर। बहुत ही शानदार ये रिएक्शन यहाँ पर है। ओके, हम लोग एक एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का ईथर वाला एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास C6H5, यहाँ पर O और ये CH3 है, और इस पर मुझे रिएक्शन करानी है HI की। हीटिंग इफेक्ट थोड़ा लगा दिया जिससे कि बॉन्ड ब्रेक हो। अब जैसे कि एक साइड अपने पास एराइल और एक साइड एल्काइल वाला पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पास पता है, जब भी एल्काइल वाला पार्ट होगा यहाँ पर एराइल के साथ, तो एल्काइल वाले पार्ट पर मैं क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल देना है, NU नेगेटिव। केस थर्ड मैंने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर हमारे पास कोई सी टाइप का एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, न्यूक्लियोफाइल इस पर जाएगा तो CH3, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, I नेगेटिव, तो CH3I बन जाएगा, और यहाँ से C6H5, और इस सेक्शन पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारा इसमें प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, आइए हम लोग अगले सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला सेक्शन बहुत ही शानदार है इपॉक्साइड का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स। तो इपॉक्साइड पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो जैसे कि इपॉक्साइड एंड ईथर, इसमें सेम लिविंग ग्रुप होता है जो कहलाता है OR। तो ऑल्दो एन इपॉक्साइड एंड ईथर हैव सेम लिविंग ग्रुप OR, इपॉक्साइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन ईथर्स बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन इन द 3 मेंबर्ड रिंग। जो 3 मेंबर्ड रिंग बनती है अपना ऑक्सीजन के साथ कार्बन की, उसमें एंगल स्ट्रेन काम करता है, जिसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव है। रिंग ओपनिंग यहाँ पर हमारे पास होने लगती है। तो इपॉक्साइड देयरफॉर रीडली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसमें रिंग जो होती है वो ओपन होने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन काम करता है। विद ए वाइड वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कई टाइप के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। तो दोनों टाइप से यहाँ पर ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एसिड के साथ और बेस के साथ एक एक करके इपॉक्साइड की रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, हम लोग इसकी स्टेप देख लेते हैं। मैकेनिज्म की बात करूंगा मैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन।
अब जो इसकी मैकेनिज्म चलेगी वो अपनी SN2 टाइप से चलती है, ठीक है, हमेशा। तो अगर मेरे पास कोई इपॉक्साइड है तो इपॉक्साइड को इस टाइप का होता है R, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा R कार्बन होगा और यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन होगा। तो साइक्लिक ईथर ही इपॉक्साइड कहलाते हैं। तो इसको बैलेंस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब पहली स्टेप में क्या होता है, इसमें हमें प्रोटोनेशन कराना होता है। तो प्रोटोनेशन कराएंगे तो प्रोटोनेशन अगर मैं कराऊंगा मतलब H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो H पॉजिटिव की पहली जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, ऑक्सीजन के पास होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा, और मेरे पास कुछ इस टाइप का पार्ट बन जाएगा R, ठीक है। ये अपने पास दूसरा R है, ये CH2 पार्ट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो O पर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ पर बना हुआ है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होने की वजह से मैंने इसको नाम दे दिया कार्बन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया कार्बन नंबर 2। ये क्या है, कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज ले लेगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों कार्बन पर। मतलब अटैक कहीं ना कहीं इन दोनों कार्बन पर हमारा होगा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल आता है अगली स्टेप में वो कहाँ पर अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो अटैक करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत ही वीक होता है, वीक नेचर में होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये जहाँ पर कहाँ उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर देखो इस R का और इस R का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, ठीक है, आराम से पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा हाई डेंसिटी यहाँ पर रहेगा कंपेयर टू कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा बहुत ही वीक होता है, इसलिए उस कार्बन पर जाके अटैच होता है जहाँ पर पहले से ही कंपेयर में अगर 2 कार्बन दिए हैं उनके कंपेयर में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी इसके कंपेरिजन में, तो न्यूक्लियोफाइल आके आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है, ठीक है। मतलब इसको ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर देगा। और इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो उस कार्बन पर ये अटैक करता है जहाँ पर हिस्टेरिकली हिंडर्ड ज़्यादा पार्ट होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो ये R और ये R की हिस्टेरिकली हिंडर्ड पावर इस कार्बन पर है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड को खींच लेगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये R, ठीक है, ये कार्बन है, ये R है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। एकदम अपोजिट पार्ट में हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा OH के। तो जैसे ही हमारे पास होगा तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा O और ये H, और इसके पास वापस से अपने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाता है, बैक साइड अटैक होता है। तो ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, बैक साइड अटैक पीछे से आएगा, हिस्टेरिकली हिंडर्ड सेक्शन पर ये इस पर रिएक्शन होती है। और रीजन मैंने दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच जाती है। तो ये हाईली अपना क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखेगा इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में। तो जो यहाँ पर पार्शियल चार्ज है तो यहाँ पर पार्शियल चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आके इस हिस्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर ही अटैक करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो स्टेप चलती है ये हमारे पास कैसे चलती है, ये जो स्टेप चलेगी ये हमारी SN2 टाइप से चलती है, ओके। आइए अब मैं इसके इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने मैकेनिज्म में बताया था, पहला जो नोट है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड न्यूक्लियोफाइल अटैक मोर हिंडर्ड कार्बन। हमेशा प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। और रीजन मैंने दिया है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचती है, ठीक है। तो हाईली वो मोर स्टेबल कैटायन पार्ट बनता है अपने पास। दूसरा नोट यहाँ पर है OH एंड न्यूक्लियोफाइल जो है, OH ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल और ऑलवेज ट्रांस टू ईच अदर, हमेशा अपोजिट पार्ट में यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये जो रिएक्शन चलेगी अपने पास SN2 वाली और एसिड कैटालाइज में, वो हमेशा कहाँ पर चलेगी, हमारे पास न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो ज़्यादा इसको प्रेफर कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हमारे पास लगी रहती है। तो विदाउट चार्ज डिस्टर्बेंस किए हुए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल टाइप का न्यूक्लियोफाइल लेंगे। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल से वीक होता है। तो वीक पार्ट यहाँ पर अटैक करता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ कि रिएक्शन मेरे पास ये है, ये मेरे पास CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर ये CH2, ये O,
यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अटैक कर दिया HOH इस टाइप से और H पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे कि मेरे पास क्या है, HOH एक वीक अपने पास न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होगा यहाँ से ये अटैक करेगा एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा, ये OH पार्ट कहाँ पर आके जुड़ेगा, तो OH पार्ट जो आके जुड़ेगा वो कहाँ पर आके जुड़ेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर OH और इस कार्बन पर अटैक होगा। जैसे कि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, इस CH3 वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर अटैक कर रहा हूँ, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्टेप क्या बनेगी, यहाँ पर ये स्टेप बन जाएगी CH3, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर O, ये H, यहाँ पर H, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, ये CH2 और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये जो CH2 यहाँ पर O नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। और जैसे ही मेरे पास O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये CH3 यहाँ पर OH हो जाएगा, और ये H तो यहाँ पर है ही, ये H है, और सिंगल बॉन्ड CH2 ये OH बन जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, ओके। ये हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है इपॉक्साइड का, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर CH3OH है, ठीक है। तो जैसे कि मैं रिएक्शन देता हूँ तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि हिस्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा है। तो हिंड्रेंस यहाँ पर जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो CH3 तो है ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ठीक है, OCH3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, एक CH3 यहाँ पर तो है ही, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, O, और ये H बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो SN2 रिएक्शन से हमारा प्रोसेस चलता है और फाइनल प्रोडक्ट अपना ये बनता है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं इससे, ओके। हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इपॉक्साइड के लिए। तो ये जो रिएक्शन होती है ये भी हमारी SN2 टाइप से प्रोसीड होती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो एन SN2 रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक लेस हिंडर्ड कार्बन इन द रिंग। तो यहाँ पर जो होता है लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होता है, जो रिंग के लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होगा। तो जैसे कि रिएक्शन में ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास R है, ठीक है, ये मेरे पास R है, और यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन और ये इपॉक्साइड है। इस टाइप से मैंने लिया हुआ है, ये R ग्रुप ले लिया, तो इसको बॉन्ड को बैलेंस कर दिया मैंने इस टाइप से, ठीक है। और मेरा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा, तो मैंने न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से ले लिया। और न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, तो जैसे कि मेरे पास चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो दोनों पर चार्ज डेंसिटी रहेगी पॉजिटिव चार्ज। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, और हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि 2 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्टैटिकली हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करने के बाद होगा क्या, तो जैसे अटैक करेगा तो मेरे पास ये बॉन्ड पीछे से अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अपने पास, तो बनेगा R, ठीक है, ये R, और मेरे पास यहाँ पर O नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, और CH, ठीक है, यहाँ पर CH, एक R यहाँ पर है ही, और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अगली स्टेप में जैसे कि H पॉजिटिव या कुछ भी ग्रुप होगा जो अपने पास अटैकिंग पार्ट होगा, तो उससे हमें मिलके यहाँ पर फाइनली ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर क्या है, R पार्ट रहेगा। तो इस टाइप से हमारी ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन चलेगी, ओके। हम लोग इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता चला रिएक्शन किस टाइप से हमारी प्रोसीड हो रही थी, बेस कैटलाइज्ड, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास लेस हिंडर्ड कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था। अब बात ये आती है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर किस टाइप का है। तो रिएक्शन इज फेवर्ड बाई चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। जो रिएक्शन चलेगी वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल से अच्छी खासी चलेगी। अब ये इसलिए चलती है क्योंकि हमारे लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। अब लेस हिंडर्ड कार्बन पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो अच्छी खासी नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पहुँच रही है R ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 R ग्रुप जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया था, ये मेरे पास इपॉक्साइड था, यहाँ पर एक R ग्रुप लगा था, यहाँ पर मेरे पास 2 R ग्रुप लगे थे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से एक R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पार्ट पर आ रहा था, ठीक है, वैसे,
और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 2 R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनेंसी कम है, तो इलेक्ट्रॉनेंसी पहुँचाने के लिए मुझे पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल लाते हैं और यहाँ पर अटैक करा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है, न्यूक्लियोफाइल ऑफ द रिएक्शन बिहेव एज बेस कैटलिस्ट। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिएक्शन के अंदर बेस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेस कैटलिस्ट अपने पास रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो जैसे कि मेरे पास चार्ज न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर लेस हिंडर्ड वाले पार्ट पर अटैक करेगा। तो ये लेस हिंडर्ड पार्ट ये है, इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मेरे पास बनेगा क्या, तो ये CH3, ठीक है, यहाँ पर CH है और ये O पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पर क्या जुड़ेगा H, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आके इसको बैलेंस कर देगा और माइनस CH3O नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 और ये OCH3 यहाँ पर कनेक्टेड। ठीक है, दूसरी स्टेप में CH3OH क्या कर देता है, इस O नेगेटिव को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है और यहाँ से क्या निकाल देगा, CH3O नेगेटिव बाहर निकाल देगा। अगली रिएक्शन देख लें, यहाँ पर चार्ज न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा, ये अपना इस पर अटैक करेगा जिससे कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में H पॉजिटिव आएगा, इसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर CH3, ठीक है, ये अपने पास CH3 है ही, ठीक है, और यहाँ पर O और ये H आएगा अगली स्टेप में, सेकंड स्टेप में, और CH2 के पास क्या जुड़ गया, यहाँ पर CH2 और इसके पास ये कार्बन वाला बॉन्ड है, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर एक CH3 है। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रेजेंट अपने पास क्या होगा, CH3, यहाँ पर NH नेगेटिव और H पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये लेस हिंडर्ड पार्ट पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, तो CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर O और O के पास ये वाला हाइड्रोजन पहुँच के OH बना देगा वो, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये फाइनली हमारे पास रिएक्शन बन जाती है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप देख सकते हैं इपॉक्साइड के ऊपर। ओके, आइए हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास इपॉक्साइड है और मेरे पास अटैकिंग पार्ट CH3MgBr और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव है। तो ये जो CH3MgBr है, इसकी इन्फॉर्मेशन पहले तो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे थोड़ी सी। तो ये जो मेटल बॉन्ड होता है, कार्बन और मेटल बॉन्ड, ठीक है, तो ये मेटल हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये पूरा क्या होगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज रखेगा और ये कौन सा चार्ज रखेगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन यहाँ पर क्या होता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज रखता है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, कार्बन मेटल बॉन्ड यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है। तो इसका जो नाम है, ये नाम से जाना जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो एल्काइल वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, RMgX, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाते हैं। तो ये RMg और ये क्या है, X, इस टाइप से। तो इतना जो सेक्शन और इतना सेक्शन अपने पास चार्जेबल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो R की जगह यहाँ पर CH3 है और हेलोजन की जगह यहाँ पर Br लिया हुआ है। तो इस टाइप से हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वैरायटी बन जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी कलेक्ट होगी। अब इन्फॉर्मेशन जैसी मिल चुकी है, तो यहाँ से अटैक कहाँ पर होगा। ठीक है, तो बात ये आती है, तो लेस हिंडर्ड साइट। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या करना है, ये अपने पास जो है बहुत ही पावरफुल अच्छा खासा अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा। तो लेस हिंडर्ड साइट अपने पास ये वाली है, तो इस पर अटैक करेगा जिससे कि ये वाला पार्ट हमारे पास टूट जाएगा। तो मेरी जो स्टेप होगी यहाँ से वो क्या बनेगी, CH3, यहाँ पर CH, ये O पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2 और इस सेक्शन पर CH3 का जो नेगेटिव पार्ट था, ये जो सेक्शन था, ये नेगेटिव पार्ट ये आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो CH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और O नेगेटिव के साथ MgBr, ये कौन सा पार्ट रखता है, MgBr पार्सली पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड Mg और ये क्या होगा, Br। ठीक है, बॉन्ड बना लेगा। अब अगली स्टेप कौन सी है, सेकेंड स्टेप H3O पॉजिटिव की। तो H3O पॉजिटिव क्या है, HOH है एसिडिफाइड वाटर में, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ये जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और मेटल बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होगा, ये पानी में टूट जाएगा। तो H पॉजिटिव इसको देना है और OH नेगेटिव इसको देना है। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या अपने पास CH3 है। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट तो अपना ये निकल ही जाएगा, ये Mg
यहाँ पर एक Br लगा हुआ है इससे और एक OH आके और जुड़ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो तो कार्बन कंटेनिंग वाला पार्ट होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हमें देना होगा। तो आई होप ये सारी स्टेप्स समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पर हमें अटैक करना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड के ऊपर। तो लेस हिंडर्ड पार्ट पर इसका अटैक करो। ओके, तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो कुछ कॉमन यहाँ पर मॉलिक्यूल लिए गए हैं जिस पर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे और उन पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड्स आर द कंपाउंड विच बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, ऑल दीज कंपाउंड कंटेन्स ए न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज लिविंग ग्रुप, जैसे OH, Cl, Br, OCOR, OR एंड NH2। ठीक है, ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर होगा, ये ग्रुप को मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया R, यहाँ पर CO और ये L लिया। ठीक है, L मीन्स लिविंग ग्रुप, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया Y। ठीक है, और ये क्या कर देगा, L जो लिविंग ग्रुप होगा उसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा Y और ये क्या हो जाएगा अपने पास NU, ये यहाँ पर L नेगेटिव। ठीक है, L नेगेटिव के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो गया। अब L हो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो L यहाँ पर जैसे कि अगर मैं L यहाँ पर OH रख देता हूँ। ठीक है, तो OH अगर मैं रखूँगा यहाँ पर तो RCOOH क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ये एसिड बना देगा। अगर मैं यहाँ पर हैलाइड रख देता हूँ X, तो क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड बन जाएगा, एसाइल हैलाइड बन जाएगा ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर NH2 रख देता हूँ तो RCONH2 ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, अमाइड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये जो ग्रुप रखता हूँ यहाँ पर O, ये C डबल बॉन्ड O और ये R, तो RCO फिर OCOR ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर OR रख देता हूँ तो RCOOR ये एस्टर बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर OR रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर कहलाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हमारे पास ये एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे क्या है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखना है। ओके, तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ कि कौन से जो एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है या एसिड एनहाइड्राइड है या एस्टर या अमाइड है, किसकी रिएक्टिविटी आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादा होगी। तो आइए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हम लोग अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा था और उसके पास एक ऐसा ग्रुप था जो लिविंग एबिलिटी दर्शाता था और एक न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करके उसको निकाल देता था। तो आखिर ये रिएक्शन अगर सुटेबल होगी और प्रेफर होगी तो कौन कौन सी कंडीशन के साथ होगी। तो इन दिस केस L हैज़ एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो जैसे कि हमारे पास ये जो ग्रुप था R, ये CO और यहाँ पर ये L लिया मैंने लिविंग ग्रुप। तो इस लिविंग ग्रुप के पास एक कहीं ना कहीं लोन पेयर होना चाहिए। जो लोन पेयर होगा तो क्या करेगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, इसके साथ क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो। दूसरा है L मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप, ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए देन Y जो इस पर अटैक करता था। अदरवाइज द रिवर्स रिएक्शन वुड बी टेक प्लेस, नहीं तो क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ Y नेगेटिव शुड बी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए Y। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द असाइल ग्रुप। तो जो असाइल ग्रुप होता है RCO, ये जो कार्बन होना चाहिए बहुत ही अच्छा खासा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचेगी तो यहाँ फिर अटैक जो होगा वो अच्छे खासे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द असाइल ग्रुप शुड बी ए गुड इलेक्ट्रोफाइल टू रिएक्ट विथ Y नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पर होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये कार्बन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो उतनी अच्छी है क्या चलेगी, रिएक्शन चलेगी। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारा अटैक करने का जो पॉसिबिलिटी है, जो सब्स्टिट्यूशन करने का जो पार्ट है वो नहीं हो पाएगा।
तो इन सारे पॉइंट को कंबाइन करते हुए हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर। अगर कंडीशन एक भी कंडीशन यहाँ पर फेल होती है तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब इतना अच्छा नहीं चल पाएगा। ओके, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग दिमाग के अंदर रखेंगे और इन सारे पॉइंट की कंडीशन को लेते हुए फिर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो अच्छी खासी रिएक्शन चलेगी। अब बात ये आती है कि जैसे कि मैंने बहुत सारी फैमिली ली थी, एसिड फैमिली, एसिड हैलाइड फैमिली, एनहाइड्राइड फैमिली, अमाइड फैमिली एंड एस्टर फैमिली। अब हम लोग इसके अंदर रिलेटिव स्टेबिलिटी की या रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि इनमें अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो कौन सा जो अपना एसिड डेरिवेटिव है या एसिड है जो फास्ट रिएक्शन देगा। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो आखिर हमारे पास जो रिलेटिव रिएक्टिविटी किसकी अच्छी खासी होगी, मतलब उसको चेक करना है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, तो उसको मैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर है यहाँ पर, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एसिड और एसिड डेरिवेटिव की रिलेटिव रिएक्टिविटी का पार्ट बताऊँगा। तो पहला जो फैक्टर है वो लीविंग ग्रुप ऑफ एल। एल यहाँ पर जो रहता है अपने पास आर, ये जो था CO और ये एल था, ये एल एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे हो पाता है, तो सभी जानते हैं वीकर द बेस। ठीक है, सभी जानते हैं वीकर द बेस। ठीक है, वीकर द बेस द बेटर इज द लिविंग एबिलिटी। लिविंग यहाँ पर एबिलिटी मैं बोलूँगा। ठीक है, तो वीक बेस में चेक करना होगा। तो वीक बेस किसका क्या हो पाएगा, तो जैसे कि मेरे पास फैमिली यहाँ पर है, ये मेरे पास है R, ये COO, ये OH है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास R, ये CO, यहाँ पर Cl है। तीसरा मेरे पास है R, ये CO, यहाँ पर मेरे पास ये CO R है। अगला मेरे पास यहाँ पर R, ये CO, फिर O और R है। और लास्ट में मेरे पास है R, ये CO और यहाँ पर क्या है, NH2 है। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर OH है, ये Cl है और ये पूरा एक ग्रुप यहाँ पर बन जाता है, ये OR है और यहाँ पर NH2 है। ये हमारे पास L है। इसमें से चेक करना है कि किसकी बेसिसिटी सबसे वीक है। अगर जो वीक बेस होगा तो वो क्या होगा, अच्छा लिविंग एबिलिटी वाला पार्ट बनेगा। तो अब मैं इसके बेसिसिटी के पार्ट को चेक करने जा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा खासा वीक बेस बनेगा, मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर मुझे चेक करना है। जैसे ही बेसिसिटी का ऑर्डर चेक हो जाएगा तो एक फैक्टर मेरे पास पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी ग्रुप में बेटर लिविंग ग्रुप कौन बनेगा। ओके, हम लोग अब लिविंग ग्रुप के लिए कंजुगेट एसिड का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा और उसकी बेसिक पावर क्या होगी। तो जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है मेरे पास, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में पहला है RCO, यहाँ पर Cl एसिड क्लोराइड जिसको हम लोग बोलेंगे, और दूसरा है RCO, यहाँ पर O, ये CO और ये R', ये है एसिड एनहाइड्राइड। और अगला है मेरे पास RCO, ये O, ठीक है, ये R', ये एस्टर कहलाएगा। और अगला है एसिड RCOOH, सभी जानते हैं एसिड को। और लास्ट है अमाइड, तो RCO, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 फैमिली यहाँ पर दी गई है। अब लिविंग ग्रुप कौन बनेगा, तो इसमें Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखें R', O नेगेटिव बन जाएगा, तो R', ये CO और O नेगेटिव बन जाएगा। इसमें R', O नेगेटिव बनेगा, तो R', O नेगेटिव बनेगा। इसमें OH नेगेटिव बनेगा, तो OH नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर देखें NH2 नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने NH2 नेगेटिव कर लिया। ठीक है, अब कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप, Lg मतलब लिविंग ग्रुप कौन होंगे, तो कंजुगेट एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव दे दो तो HCl बनेगा। तो यहाँ पर R', ये COOH बन जाएगा, यहाँ से R', ये OH बन जाएगा, यहाँ से H2O बन जाएगा, यहाँ पर NH3 बन जाएगा। ठीक है, अब इनके pKa की जो वैल्यू है तो थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं, तो -7 ये होती है इसकी pKa वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर, और इसकी अपनी हो जाएगी -3 to -5 हो जाएगी। यहाँ पर R', की 15 to 16 के बीच वेरी करती है। ठीक है, और H2O की जो वेरी करेगी वो 15.7 के लगभग रहती है, 15.7 के लगभग यहाँ पर रहती है pKa वैल्यू। और NH3 की 32 pKa वैल्यू होती है सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेटिव अपनी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर लिविंग पावर का पार्ट चेक करने जा रहा हूँ। अगर लिविंग पावर अच्छा होगा तो रिलेटिव रिएक्टिविटी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो ये जो टेबल है यहाँ पर मुझे काफ़ी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करने के लिए काम आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस टेबल को बनाया है। ठीक है, 5 फैमिली यहाँ पर रहेंगी और इसके लिविंग ग्रुप रहेंगे। यहाँ पर कंजुगेट एसिड रहते हैं लिविंग ग्रुप के और इनके pKa वैल्यू रहती है। तो ये 5 एसिड इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो इनकी pKa वैल्यू हम लोग दिमाग के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, -7, -3 to -5, 15 to 16, 15.7 और ये 32 रहती है इस टाइप से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा pKa और उसके रिवर्स में Ka होता है और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसिडिटी होता है। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, हम लोग अब इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बना लेते हैं, जितने भी हम लोगों ने डेरिवेटिव अभी टेबल में बनाए थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया था एसिड क्लोराइड पहला वाला, ठीक है, Cl नेगेटिव इस टाइप से बनाया था। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया था एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड था R-CO, यहाँ पर O नेगेटिव इस टाइप से था। ठीक है, तीसरा मैंने यहाँ पर लिया था एस्टर, तो एस्टर में हमारे पास जो लिविंग ग्रुप बना था वो क्या बना था, RO नेगेटिव बना था। ठीक है, उसके बाद एसिड वाला पार्ट लिया था, तो एसिड में OH नेगेटिव बना था। और लास्ट में मैंने यहाँ पर NH2 वाला पार्ट लिया था, तो NH2 नेगेटिव बना था। तो 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे एसिड डेरिवेटिव से निकले हुए लिविंग ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके जो एसिड बनाए थे, इनके एसिड का जो ऑर्डर दिया था वो यहाँ पर कंजुगेट एसिड इन लिविंग ग्रुप का बनाया था HCl, यहाँ पर बनाया था RCOOH, यहाँ पर ROH, यहाँ पर क्या बनाया था H2O और यहाँ पर NH3 बना दिया था। ठीक है, और इनके pKa वैल्यू भी बना दिए थे। तो pKa वैल्यू मैं लिख देता हूँ, pKa वैल्यू यहाँ पर 3 -3 -5 रहता है। ठीक है, ये pKa -7 है यहाँ पर, और यहाँ पर -3 to -5 रहता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 15 to 16 रहता है, यहाँ पर 15.7 रहता है और यहाँ पर कितना है 32 था। ठीक है, इस टाइप से। तो pKa सभी जानते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर के लिए बनाने जा रहा हूँ, तो pKa यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ pKa। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब क्या होता है Ka, और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी। तो अगर हमारे पास pKa ज़्यादा होगा तो इसका Ka क्या होगा, कम। तो pKa ज़्यादा होगा तो इसका Ka कम, मतलब यहाँ पर एसिडिटी क्या है, सबसे कम है। तो बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं क्या लग सकता हूँ, pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी से मैंने यहाँ पर मैच करा दिया इसको। ठीक है, तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग टू हम लोग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। तो अच्छा बेसिसिटी का जो पावर बनेगा, क्या बनेगा, बेसिसिटी का जो ऑर्डर मैं यहाँ पर बना दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लिविंग ग्रुप कौन सा है NH2, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, इसकी बेसिसिटी अच्छी खासी होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा HO नेगेटिव इसकी रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास RO की रहेगी, तो RO नेगेटिव की रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास R-, ये R- यहाँ पर, तो ठीक है, ये R- मैंने मान लिया, ये R-। ठीक है, तो R-, उसके बाद R-C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की रहेगी इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हैलाइड की रह जाती है, तो Cl नेगेटिव की रह जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर रखेंगे। अब बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप में क्या रिलेशनशिप है, वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप की जो अपना ऑर्डर बनेगा, लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर बनेगा, लिविंग ग्रुप अच्छा खासा कौन बनेगा, तो इसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव अच्छा लिविंग होगा। उसके बाद यहाँ पर R-C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होगा। उसके बाद R- ये O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर HO नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में NH2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास लिविंग एबिलिटी का ये पावर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे ही लिविंग एबिलिटी का पावर आ जाएगा तो रिएक्टिविटी का पावर आ जाएगा। जितना अच्छा लिविंग एबिलिटी उतनी अच्छी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है तो क्या बन जाएगा, तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी खासी होगी, एसिड हैलाइड की। तो पहले मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, RCOCl ले लिया। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड बनेगा यहाँ पर RCO। ठीक है, ये O फिर CO और ये R- बन जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा R-OH। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये RCO। ठीक है, यहाँ पर O R- एस्टर वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या पर बन जाएगा, यहाँ पर ये जो बनेगा अपने पास एस्टर के बाद यहाँ पर अपने पास RCOH एसिड और लास्ट में RCONH2। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये बनेगा। ठीक है,
तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी खासी है हम लोग चेक कर सकते हैं। बेसिसिटी का पावर चेक कर लिया, फिर उसके बाद लिविंग एबिलिटी का ग्रुप चेक कर लिया, और जैसी लिविंग एबिलिटी अच्छी तो रिएक्टिविटी उस एसिड और एसिड एनहाइड्राइड की ऑर्डर में बन जाएगी। तो आई होप ये सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने रिएक्टिविटी का पार्ट चेक किया है। ओके, सो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है कुछ इस टाइप से है, प्रेजेंस ऑफ वीकली बेसिक ग्रुप ऑन कार्बोनाइल कार्बन मेक्स द एसाइल डेरिवेटिव लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो था R, ये CO और ये L था यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो L का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि L क्या है अपने पास। तो L मेरे पास अगर OH है, एस्टर वाला पार्ट है, हेलाइड वाला पार्ट है, एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, उसके हिसाब से अगर है तो मैंने अभी अभी पिछले पॉइंट में इनका बेसिक ऑर्डर अरेंज किया था, बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज किया था। तो अगर मेरे पास वीकली बेसिक ग्रुप अगर है, ये जो L हमारे पास होगा, उससे हमारे पास एसाइल कार्बन पर स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी वीक बेस होने की वजह से, ये ध्यान देना। ठीक है, अब जब ये अपने पास लेस स्टेबल होगा मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिविटी की ओर भागेगा ये। ठीक है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक ध्यान रखें, ये जो L पार्ट रहेगा अपने पास अगर वीक बेस है तभी असाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा हो पाएगा, मतलब रिएक्टिव होगा तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा अपने पास। दिस इज बिकॉज, अब होता क्यों है, तो दिस इज बिकॉज ए वीक बेस डज नॉट शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। ठीक है, अब ये जो वीक बेस होगा तो यहाँ पर जो इसके पास मैंने कंडीशन बताई थी, इसके पास एटलीस्ट लोन पेयर होना होगा एक। अगर ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट यहाँ पर हमारे पास अगर नहीं करेगा, ठीक है, तो ये लोन पेयर के पार्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो असाइल पार्ट कार्बन के पास नहीं आ पाएंगे। तो मतलब लिविंग अच्छा पार्ट होगा, वीक बेस पर ही लिविंग अच्छा पार्ट बन पाता है। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही ये जो लिविंग वाला पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा तो फिर रेजोनेंस वाला पार्ट यहाँ पर होने लगेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का यही मतलब है यहाँ पर, दिस इज बिकॉज ए वीक बेस डज नॉट शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस बट स्ट्रॉन्ग बेस डज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये L स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो वहाँ पर फिर यहाँ पर रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी जो हमारे NH2 पार्ट में होती है। NH2 नेगेटिव अपना एक अच्छा क्या होता है, बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और उसके जो लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। द वीकर द बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप L, जो मैंने यहाँ पर लिया है L, द स्मॉलर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन L। ठीक है, मतलब वहां पर हमारे पास रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है बहुत लेस होगा। ठीक है, अगर बेसिसिटी वहां पर क्या है, L की बहुत लेस है, वीकर है। ठीक है, सो द वीकर द बेसिसिटी ऑफ L द लेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अगर बेस पावर क्या है, बहुत वीक है L ग्रुप की। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही शानदार है और इनके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे आखिर रेजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो आइए अब मैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव में इनके रेजोनेंस करके देख लेता हूँ कि कैसे आखिर हमारा रेजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो मेरे पास एसिड हैलाइड था पहला, तो RCO, यहाँ पर क्या है अपने पास Cl है। ठीक है, तो इसके पास मेरे पास लोन पेयर है, इस टाइप से मेरे पास लोन पेयर है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेजोनेंस कराता हूँ इस लोन पेयर का यहाँ पर, तो ये जो चार्ज होगा यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, R, ये CO पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और Cl इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं बोलूँगा। अब मैं दूसरा ग्रुप ले लेता हूँ इसके बाद, तो एसिड क्लोराइड के बाद मैं एनहाइड्राइड ले लेता हूँ। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, RCO OCO, और यहाँ पर क्या होता है अपने पास R- हो जाएगा। इस टाइप से मैंने ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कराऊंगा, रेजोनेंस कराऊंगा तो क्या होगा, तो इसके पास जो लोन पेयर होंगे वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिससे कि ये वाला ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अपने पास जो बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ कार्बन पर इस ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर तो यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, और बाकी ग्रुप अपने पास सेम रहेगा इस टाइप से। ठीक है, ये अपने पास एनहाइड्राइड का रेजोनेंस वाला सेक्शन हो गया। अब मैं इसके बाद चेक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एस्टर, तो RCO यहाँ पर क्या हो जाएगा O, और ये क्या हो जाएगा R'। ये एस्टर मैंने ले लिया, तो एस्टर क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा चार्ज के फॉर्म में। यहाँ पर O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर R' ये हो जाएगा। ठीक है, अगला मेरे पास क्या था, एसिड, तो एसिड ले लेते हैं। तो एसिड के पास मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो R, ये O पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, और मेरे पास ये H रहेगा। ठीक है, और अगले सेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, अमाइड ले लेता हूँ, तो RCO, यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर मैं इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R, ये C, O पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास H2, और इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मैंने एसिड और एसिड डेरिवेटिव का सभी का रेजोनेंस करा दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा, जो मेरे पास L ग्रुप था, अगर वो L वीक बेस बनेगा, ठीक है, तो जब वीक बेस बनेगा तो उसमें उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखें वीक बेस कौन होता है, तो हम लोगों ने बेसिसिटी का पार्ट चेक कर चुके हैं। तो बेसिसिटी का जो पार्ट हम लोग चेक कर चुके हैं, तो बेसिसिटी यहाँ पर मुझे चेक करनी है। ठीक है, अच्छा बेसिसिटी क्या होता है, NH2 नेगेटिव का हम लोग चेक कर चुके हैं अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसके बाद अपने पास आ जाएगा RCOO नेगेटिव, उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास एस्टर, तो एस्टर में क्या है RCO। ठीक है, एस्टर में अपने पास R, यहाँ पर OR' याद आएगा, R' ये O नेगेटिव एस्टर का। और अगला जो सेक्शन होगा अपने पास अगले सेक्शन में एनहाइड्राइड का, तो एनहाइड्राइड में R', ये C, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास NH2 नेगेटिव है, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो RCOO नेगेटिव, R'O नेगेटिव, R'COO नेगेटिव, और लास्ट में Cl नेगेटिव। ये बेसिसिटी का हम लोग ऑर्डर देख चुके हैं। तो बेसिसिटी जितनी अच्छी होगी वहाँ पर उस रेजोनेटिंग पार्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। ठीक है, मतलब लॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अच्छा खासा होगा। अगर बेसिसिटी लेस ही है तो जो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है और पॉजिटिव चार्ज लिए हुए वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपने पास, ये लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर यहाँ पर स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जो मैंने पिछले पॉइंट में इसका जो कंटेंट लिखा हुआ था। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं इनकी स्टेबिलिटी वाला पार्ट दे रहा हूँ। ओके, सो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3, रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे कि मेरे पास ये कार्बोनाइल कार्बन था R, ये CO और ये L था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मेरे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, तो कार्बोनाइल कार्बन, इस पर हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखनी है। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी अच्छी खासी होगी तो न्यूक्लियोफिलिक अपना अटैक अच्छा खासा हो पाएगा। ठीक है, अब इस पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे हो पाएगी, तो जो लीविंग ग्रुप लगा है इसको अगर मैं देखता हूँ तो रिएक्टिविटी मैं लिखता हूँ, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विड्रॉइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, L। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल L, जो L यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, L। तो इस टाइप से मैं देख सकता हूँ, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। अब इस कार्बन पर मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने के लिए क्या करना है, ये L का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखना है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कैसे हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ, ठीक है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी किसकी होगी, ऑफ एल, बेसिसिटी ऑफ एल, एल की बेसिसिटी। तो अगर ये अच्छा खासा बेस है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लेस हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन पर जो अटैक करने की पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है, तो हमें एल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखनी है, ठीक है। जितना अच्छा अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा इसका, उसके हिसाब से ये कार्बन जो होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ बेसिसिटी ऑफ एल, एल जो ग्रुप लगा होगा यहाँ पर अच्छा बेस होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी, लेस हो जाएगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर अटैक इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना होगा, ओके। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही शानदार है, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पोलर स्ट्रक्चर, ठीक है। More is the stability of a polar structure, less is the reactivity. The polar structure can be treated as carbocation for stability purpose. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर R, ये CO और ये L था मेरे पास एसिड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर अगर मैं इसका पोलर स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये मेरे पास पहला स्ट्रक्चर है इसका, और इसका मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया इस टाइप से, O नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस टाइप से। तो ये जो होगा सेकंड स्ट्रक्चर होगा। अगर पोलरिटी का जो पार्ट है अच्छा खासा स्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अपने पास लेस हो जाएगी। तो ये जो पोलरिटी अगर अच्छी खासी हो जाएगी इस पर, कार्बोकेटाइन की स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आर को देखना है। तो इस आर के आधार पर ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी वाला पार्ट चेक करूँगा, ठीक है। क्योंकि हमें पोलर स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो फिर रिएक्टिविटी बहुत कम हो पाएगी। तो रिएक्शन हमारी जो करनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो करना है वो लेस हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये R क्या होगा, अगर R एल्काइल होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और R अगर रिंग वाला पार्ट आ जाए, फिनाइल वाला पार्ट आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। सो आइए हम लोग आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट पॉइंट मैंने लिया था, तो अगर मेरे पास ये R, ये CO और ये L था, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 इसको दिया, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और इसका जो पोलर स्ट्रक्चर में बनाया वो क्या बनाया, मैंने इस टाइप से बनाया, ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये L था, ये मैंने इसका पोलर स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कैटायन और एनायन यहाँ पर डेवलप है। तो अगर ये जो R है, ये मेरा अगर R, ठीक है, वैन यहाँ पर लिख दिया, R क्या होगा, एल्काइल वाला पार्ट है, तो एल्काइल वाला पार्ट अगर बनेगा, ठीक है, तो एल्काइल वाले पार्ट से हमारे पास जो ओनली R का जो डोनेटिंग पावर होगा वो किससे दिया जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से दिया जाएगा। तो अगर मैंने मान लिया ये R मेरा CH3 है, ठीक है, तो मेरे पास जो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो मेरे पास CH3, ये CO, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये L हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने बोल दिया R अपना क्या है, फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप अगर है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप मतलब फिनाइल, मतलब ये मेरे पास रिंग अगर आ चुकी है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फिनाइल वाला पार्ट आ जाएगा, C6H5 जिसको हम लोग बोलते हैं, और CO, और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि फिनाइल ग्रुप से हमारे दोनों से हमारी क्या होगी, देखें ध्यान से, दोनों से हमारे पास अगर ये इसका जो पोलर स्ट्रक्चर बनाया, मैंने इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, इस टाइप से नाम। अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 की बात से क्या होगी, यहाँ पर CH3, ये C, इसका पोलर स्ट्रक्चर जो बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये L है। यहाँ से इसको क्या मिलेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। और स्ट्रक्चर नंबर 2 में अगर मैं देखता हूँ इसका पोलर स्ट्रक्चर, तो मेरे पास ये फिनाइल रिंग है, ठीक है, ये फिनाइल रिंग है, और यहाँ पर ये O नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपने पास लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारा जो कैटायन होगा रिंग के अंदर डेवलप हो जाएगा, मतलब रिंग के अंदर क्या कर सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है, तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये जो कैटायन क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर कैटायन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है। तो दोनों से अगर मैं देखता हूँ, हमारा जो हैवी इफेक्ट होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है।
तो जैसे कि मैं जानता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में कंपेयर करेंगे तो मेरा रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये हैवी है मतलब ये कैटायन को क्या कर देगा, बहुत ही अच्छा खासा स्टेबल कर देगा। जब स्टेबल कर देगा तो रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर रिएक्टिव कौन होगा, तो CH3COL ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, इज मोर रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा, C6H5COL। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट के थ्रू हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किसके ऊपर फास्ट होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा खासा होगा और इस पर अपना धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आर वाले पार्ट होंगे वो डेवलप होंगे। अगर पोलर स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है तो रिएक्टिविटी धीमी पड़ जाती है। और मैंने आर को 2 डिफरेंट केस में बांट दिया और देखा कौन स्टेबल होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा। तो मुझे पता चला इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, जिससे कि इस कार्बन पर इतना अच्छा जो कैटायन वाला पार्ट होगा इतना अच्छा स्टेबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस वाला पार्ट है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है, कैटायन अच्छा खासा स्टेबलाइज है। तो रिएक्टिव कम है, ये रिएक्टिव कम है और ये रिएक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं रिएक्टिविटी के आधार पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने फिनाइल रिंग ली है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास CO और ये मेरे पास यहाँ पर L है इस टाइप से। ठीक है, अब मुझे चेक करना है। ठीक है, और मैंने एक पार्ट ऐसे ले लिया, दूसरा नॉर्मल ये है अपने पास फिनाइल और CO और ये L है। ठीक है, इसको मैंने A बोला और इसको मैंने B बोला। अब मुझे चेक करना है किसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होगी, A की या B की। तो जैसे कि मैंने पॉइंट दिया था, इस कार्बन पर हम लोग इसका क्या करेंगे, पोलर स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो पोलर स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा इसका तो क्या बनेगा, पोलर स्ट्रक्चर यहाँ पर C, ये O पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये L, और यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसका जो पोलर स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सभी जानते हैं, इसका C, O पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये L है। अब देखें कैटायन किससे स्टेबलाइज होगा, अगर जिससे स्टेबलाइज हो जाएगा उससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगी है, -R लगा है। ठीक है, -R पावर से इस कैटायन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। इस कार्बन पर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, खींचेगा विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस से। यहाँ पर सिंपल क्या है, एक फिनाइल रिंग का रेजोनेंस लगेगा, इसमें NO2 का वाला पार्ट का रेजोनेंस साथ साथ लग रहा है। तो इसमें हैवी रेजोनेंस है, इसमें इससे कम रेजोनेंस है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, अच्छी खासी है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लेस है। यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। डेफिशिएंसी मतलब कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस कार्बन पर इतनी ज़्यादा कमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ये होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे सकता है, रिएक्टिविटी अच्छी खासी होगी। तो यहाँ पर A की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी होगी, और B की रिएक्टिविटी क्या होगी, उससे कम होगी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पर दिया है। तो रिएक्टिविटी इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा विड्रॉइंग पावर लगी है, जिससे कि इस कार्बन पर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल फटाफट से आएगा, रिएक्शन कर देगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही कमी, तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा धीरे मज़े लेकर आएगा और फिर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो A की रिएक्टिविटी अच्छी, B की लेस। ओके, ये हम लोग अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म कैसे होगी, तो दिस कंपाउंड गिव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज ऑफ 2 स्टेप रिएक्शन। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन में जाएगी और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास था RCO और ये L था, और न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पर लिया था, न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव। ठीक है, तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक करके ये जो बॉन्ड शिफ्ट होगा O पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो R, ये C, ये O पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लगेगा, और ये L ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है अपना टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट होने की वजह से यहाँ पर इस रिएक्शन का जो
नेम है उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर रेट की बात कर लेता हूँ। तो रेट जो होती है इस रिएक्शन के लिए, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो पहली स्टेप है बहुत ही स्लो स्टेप चलती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर अटैक होता है बहुत स्लो तरीके से, बॉन्ड ये टूटेगा और अटैक होगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RCOL, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का इसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब स्टेप तो ये फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट ये वाली है। अब स्टेप सेकंड को अगर मैं देखता हूँ तो स्टेप सेकंड क्या होगी, तो जो मेरे पास टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना था, तो R, ये C ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, और ये L, ये बहुत ही फास्ट स्टेप हो जाती है, बहुत ही फास्ट स्टेप होगी। ये बहुत यहाँ पर शिफ्ट होगा तो लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर R, ये C, O और ये यहाँ पर क्या लगा है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, और मेरे पास क्या हो जाता है, L नेगेटिव बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये ना तो अपने पास SN1 मैकेनिज्म बोला जाता है और ना ही इसको SN2 बोला जाता है, ठीक है। ये ना तो SN1 है और ना ही SN2 है। इसको क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को टेट्राहाइड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, यहाँ पर लिख देंगे टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म। इसको टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को अपना सकते हैं, ओके। तो आइए हम लोग अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय एसिड क्लोराइड। तो RCOCl से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन वाली, तो उनको देख लेते हैं। तो RCOCl पर HOH की रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या करेगा, RCOOH यहाँ बनाएगा और HCl को क्या कर देगा, बाहर। तो इसका Cl पार्ट और इसका H पार्ट बाहर कर देगा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन है NaOH और HOH से। तो पहली स्टेप में क्या होता है, इसमें वाटर क्या करेगा, इसके क्लोरीन को हटा देता है। तो यहाँ पर पहली स्टेप में RCOOH बन जाता है, ठीक है, HCl के साथ, और NaOH के साथ वापस से रिएक्ट करेगा। तो NaOH के साथ ये वापस से रिएक्ट करेगा, तो एसिड और बेस की रिएक्शन करके यहाँ पर सॉल्ट बना देता है, ठीक है। ये जो सॉल्ट अपने पास बन जाता है, ठीक है, सोडियम एसीटेट टाइप का, इस टाइप का बन जाएगा। अगला है RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव से। तो यहाँ पर NaCl बाहर और RCO, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, और Na क्या होगा, Cl के साथ बाहर हो जाएगा। ROH प्रीडीन है, यहाँ पर प्रीडीन सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ROH क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो इसका H और इसका Cl पार्ट बाहर कर देंगे। तो RCO यहाँ पर O और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है, और HCl इसके साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो NH3 में हम लोग क्या करेंगे, NH3 को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर NH2 और ये H, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट लेगा और ये पॉजिटिव पार्ट लेगा, ठीक है। तो HCl बाहर और NH2 पार्ट इसमें, तो अमाइड बन जाएगा। तो RCO यहाँ पर NH2 और HCl क्या होगा, बाहर हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनानी है। तो इसका HCl के साथ बाहर होगा और मेरे पास क्या बनेगा, RCO यहाँ पर NH और ये क्या हो जाएगा, R'। तो HCl इसका भी यहाँ पर बाहर, मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करके रख लेंगे। सेम यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, RCO, नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 R' ग्रुप है, तो यहाँ पर 2 R' ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, तो HCl। यहाँ पर भी सेम, इसका एक हाइड्रोजन हम लोग Cl के साथ बाहर निकाल देंगे। तो RCO यहाँ पर NH और ये क्या हो जाएगा, NH2 और HCl यहाँ पर बाहर, ठीक है। अगली स्टेप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सभी जानते हैं ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज लेता है और ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज लेता है। 1 मोल है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R' इसके साथ भाग जाएगा, तो RCO यहाँ पर R' बन जाएगा कीटोन, और दूसरा जो बनेगा Mg के साथ, यहाँ पर X तो है ही, एक क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर डाई एल्काइल कैडमियम। तो डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन एसिड हैलाइड और साइक्लिक एनहाइड्राइड पर ही हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ReCO और ये R', तो इसमें भी अपना कीटोन ग्रुप बन जाता है। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन अपनी एसिड क्लोराइड की यहाँ पर दी गई है, ओके। सो आइए हम लोग अब अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं, जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिवन बाय एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड में मैं पहली रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन है, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर RCOO यहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन ये पहली है वाटर की। तो वाटर में सिंपल यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये OH नेगेटिव और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCOOH और R'COOH, ठीक है। पहली रिएक्शन इस टाइप से हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रिएक्शन भी मैं इसी टाइप से करूँगा। तो अमोनिया को मैंने ऐसे ब्रेक करके दे दिया, NH2
नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस टाइप से। तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा RCO, यहाँ पर NH2, ठीक है। 1 मोल अमोनिया, क्योंकि 2 मोल ले रहे हैं। तो अब वापस से क्या बना है यहाँ पर, ये एसिड बनेगा, RCOOH बनेगा। ये किससे रिएक्ट करेगा, NH3 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो मेरे पास RCOO नेगेटिव और ये इसके साथ कंबाइन करके NH4 पॉजिटिव बना लेगा। तो सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है RCOO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, ठीक है, R डैश है। अब ऐसे ही स्टेप इसमें करना है और ऐसा ही स्टेप इसमें करना है। तो एक एक करके देखें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर R डैश, ये NH ये नेगेटिव हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट तो इससे जुड़ जाएगा, ये वाले RCO वाले पार्ट से। तो RCO यहाँ पर NH ये क्या हो जाएगा, R डैश, और एसिड बनेगा। तो एसिड कौन सा बन गया अपने पास, RCOOH। ये वापस से क्या करेगा, R डैश NH2 से कंबाइन करेगा। तो क्या बना लेगा, देखें ध्यान से, RCOO नेगेटिव और दूसरा बनेगा यहाँ पर N के साथ एक हाइड्रोजन और जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव और एक क्या होगा, R डैश। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर बनेगा। तो मैं प्लस R डैश COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर R डैश बन जाएगा। तो ये सॉल्ट यहाँ पर बन जाता है। ऐसा ही स्टेप इसमें करना है। तो देखें ध्यान से इसको भी। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिंट करके दे देता हूँ। तो RNH, ठीक है, RNR ये नेगेटिव पार्ट और H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, इस टाइप से ये वाला। तो 1 मोल ने तो क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा, RCO वाले पार्ट थे। तो RCO यहाँ पर N R डैश और दूसरा भी क्या है, R डैश, प्लस दूसरा मोल आएगा तो एसिड बनेगा। तो एसिड से क्या करेगा, तो मैं आपको कर देता हूँ। दूसरा मोल आएगा जो एसिड बना लिया इसने, R डैश COOH, और मेरे पास क्या है यहाँ पर R डैश NH और ये क्या है, R डैश है, दूसरा मोल, ठीक है। तो अब ये तो बनेगा R डैश COO नेगेटिव और नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो NH2 इस पर पॉजिटिव और 2 क्या है, R डैश 2 पार्ट यहाँ पर है। तो R2 डैश ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, R डैश COO नेगेटिव और N 2 हाइड्रोजन और 2 क्या है इसके पास, R2 डैश पार्ट है। तो ये बन जाएगा अपने पास सॉल्ट, ठीक है। अगला HOH और NaOH की रिएक्शन से क्या बनेगा, तो वापस से वही एसिड बनेगा, एसिड से फिर NaOH की रिएक्शन, तो एसिड और बेस की रिएक्शन, तो सॉल्ट बन जाएगा। तो 2 मोल यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, 2 मोल क्या बन जाएगा, R, अगर ये R डैश है तो एक तो आ जाएगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव और दूसरा क्या बन जाएगा, R डैश COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि पहले हमारा क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन से इसको मिलेगा OH पार्ट, इसको H पार्ट, ठीक है। तो ये अपने पास R डैश था, इस तरह से R डैश था, सारा पार्ट था। तो R डैश COOH और एक RCOOH और NaOH की रिएक्शन से तो सॉल्ट बन जाएगा, एक RCOO नेगेटिव का और एक R डैश COO नेगेटिव का, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉमन रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड की, ओके। आइए हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय यहाँ पर एस्टर। तो एस्टर से क्या करना है हम, तो एस्टर गिव ओनली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। तो दोनों टाइप का ये पार्ट देगा कि एसिड के साथ भी हाइड्रोलिसिस होगा और बेस के साथ भी होगा। तो बनेगा क्या, तो देखना है। तो जैसे कि RCOO यहाँ पर ये R डैश है, एस्टर है। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, इसके हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच कराना है, ठीक है। एसिड एक हाइड्रोजन को खींच लेगा ये। तो RCOO यहाँ पर O, ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये R डैश हो जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, वाटर वाले पार्ट को लाएंगे। तो वाटर वाले पार्ट पर क्या करेगा, तो वाटर वाला पार्ट जो होगा इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R, ये C, O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर O पॉजिटिव, यहाँ पर R, ये H है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो लीविंग ग्रुप अपना ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर ये R डैश है तो R डैश OH बाहर हो जाएगा। तो अगली स्टेप में यहाँ पर क्या कर देंगे, R डैश OH ये बाहर कर देंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O H, एक H इस पर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। अब वापस से एसिड कैटलाइज था तो यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस H पॉजिटिव कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCOOH हो जाएगा। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक एल्कोहल और एक एसिड। किसकी रिएक्शन से, इसकी रिएक्शन से। तो अगर इस तरह से रिएक्शन लिखी आए, RCOO R डैश और एसिडिक मीडियम ऐसे लिया हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम ऐसे लिया हो, तो मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर एक एसिड बनाना है
और दूसरा क्या बनाना है यहाँ पर, दूसरा अपना R-OH बनाना है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये बहुत ही शानदार रिएक्शन इस टाइप से हमारी चलती है। ओके, ये हम लोग अब बात कर लेते हैं बेसिक मीडियम में। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में, तो OH नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही साइड यहाँ पर है अटैक करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को। तो यहाँ पर R, ये O नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा O और ये H, तो यहाँ पर O और ये क्या है अपने पास R' है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में हमें करना क्या होता है, दूसरी स्टेप में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे कि अब लीविंग ग्रुप हमें बताना पड़ेगा कि वीक लीविंग ग्रुप कौन सा बन पाएगा। तो वाटर वाला पार्ट आएगा, तो वाटर वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से अटैक कराएंगे। तो वाटर वाला पार्ट क्या करेगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वाटर वाले पार्ट को, ये जो अपने पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसके हाइड्रोजन को खींचूंगा, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा अपने पास, OH नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो मैं करूँगा R, C, ये O नेगेटिव, यहाँ पर O, ये H जुड़ जाएगा R' से, तो यहाँ पर OH यहाँ पर है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस टाइप से है। अब जैसे कि बॉन्ड को वापस से शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या बाहर हो जाएगा, R-OH बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, अनस्टेबल है, स्टेबलाइज के लिए यहाँ से R-OH बाहर कर लेगा, और बाकी मेरे पास क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये एसिड है, क्योंकि बेसिक मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है, तो बेसिक एसिड और बेस मीडियम से क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ से अपने पास OH नेगेटिव एसिड बेस के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। तो अगर मैं फुल रिएक्शन में लिखूंगा तो फुल रिएक्शन कैसे होगी, ये फाइनल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गए। तो ध्यान से अगर कोई देखे, यहाँ पर ये अपने पास क्या है, OH है, ठीक है, बेस है, और यहाँ पर वाटर है, तो मेरे पास RCOO नेगेटिव बन जाता है और R-OH ये बन जाता है। इसमें इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेसिक मीडियम लिया है। पिछले केस में एसिड था, एसिडिक मीडियम था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, ये हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय अमाइड, अमाइड से होना है। तो अमाइड गिव्स ओनली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन व्हेन दे आर हीटेड विद एक्वस एसिड और एक्वस बेस, ठीक है। तो जैसे कि पिछले केस में एस्टर वाला पार्ट किया था, ऐसे ये वाला पार्ट करेंगे, लेकिन अमाइड के केस में करेंगे। तो पहले मैं एसिडिक वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ और मेरे पास अमाइड है, तो ये मेरी अमाइड होगी। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम में लूँ तो यहाँ पर क्या है, वाटर है, और ये एसिडिक मीडियम में मैंने लिया हुआ है। तो एसिडिक मीडियम वाला पार्ट पहले लिया जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा इस पर, तो RCO, यहाँ पर NH क्या बन जाएगा 3, और इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप में हमें क्या करना होता है, अगली स्टेप में यहाँ पर वाटर वाला पार्ट आएगा। तो वाटर वाले पार्ट में ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये इस पर अटैक करेगा, जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास R, ये O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है NH3, और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर OH, ये H, और ये पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, ठीक है। इसके बाद करना क्या होता है, तो इसके बाद सिंपल स्टेप है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो जिससे कि ये लीविंग ग्रुप बनेगा, तो माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, माइनस NH3 बाहर हो जाएगा अभी। अब जैसे ही NH3 बाहर हुआ है तो यहाँ से बनेगा R, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर NH3 बाहर होने के बाद तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, H है, H है, इस टाइप से। अभी भी अनस्टेबल है, तो एसिडिक मीडियम दिया था, माइनस H पर बाहर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा RCOOH, और ठीक है, RCOOH बाहर हो जाएगा। H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन कर लेगा, अमोनिया के साथ कंबाइन कर लेगा, तो क्या बना लेगा अपने पास, वो NH4 पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो फाइनली मैं अगर लिखूंगा तो रिएक्शन कैसे होगी, RCONH2, ठीक, क्या बन जाएगा HOH, और H पॉजिटिव के साथ एक एसिड बन जाएगा, और NH4 पॉजिटिव ये बाहर रहता है अपने पास, ठीक है, ये बाहर रहेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ओके, हम लोग अब बेसिक मीडियम में इसको देख लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में किस टाइप से रिएक्शन चलेगी, तो जैसे कि मेरे पास O नेगेटिव है और H पॉजिटिव तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग जाए, तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड इस कार्बन पर अटैक करेगी, जिससे कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही कार्बन वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन पाएगी अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो। R, ये क्या होगा C, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नेगेटिव चार्ज बना लिया, यहाँ पर O, और ये H बन जाएगा, और यहाँ पर क्या अपने पास है NH2 यहाँ पर पार्ट है। अब अगली स्टेप में क्या करना है, वाटर वाले पार्ट को लेके आएंगे। तो वाटर वाले पार्ट को जब लेके आएंगे तो अगर ध्यान से देखें, वाटर वाले पार्ट को लेके आएंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या है, अपने पास लोन पेयर है,
तो ये क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल लेता है। तो H पॉजिटिव जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ से माइनस OH हो जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा R, ये C, O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा NH3, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट, और यहाँ पर O और ये H है। वापस से रिएक्शन यहाँ पर जाएगी तो NH3 वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो NH3 यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, और क्या बन जाएगा RCOOH बन जाएगा, ठीक है, एसिड बना। अब जैसे कि बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो इसमें अपना क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन बोले कि ये अमाइड की बेसिक मीडियम में हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, तो मेरे पास ये फाइनल रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है, OH नेगेटिव। तो ये फाइनल रिएक्शन अपनी होगी तो क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बनेगा RCOO नेगेटिव, और अमोनिया यहाँ से निकलती है, ये ध्यान रखें, ठीक है, यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाती है। ओके।